हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात कर दो तो भाई मार्केट्स के बारे में तो वही एक ही बात, क्या क्या करनी डेली। नए लोज बनते हुए अपने को दिख रहे हैं और आज भी एक नया लो बनता हुआ दिखा। डे लो के आसपास अपनी क्लोजिंग हुई, शार्प सेलिंग का मोमेंटम अपने को देखने को मिला। अब सवाल आता है कि भाई अब आगे क्या करना है। आज बेसिकली न्यूज़ फ्लोज बहुत ज़्यादा थे, अलग अलग बैंक्स के बारे में, न्यूज़ के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ ईरान से रिलेटेड टॉक्स हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट्स क्या अब रिकवरी दिखा सकता है, रिकवरी की बात तो भाई छोड़ दो, बाउंस दिखा सकता है कि नहीं, कि बाउंस पे सेल करना एक लेजिट बात रहेगी कि नहीं, सब कुछ एक एक करके मैं शेयर करूंगा। प्लस एक अच्छा गेम प्लान किस तरीके से आपको परसों के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल भाई अपनी छुट्टी है महावीर जयंती की, तो अपने को मार्केट सब परसों ही खुलते हुए मिलेंगे। उसके बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, अब ज़्यादातर लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं। आप कौन सी पोजीशन होल्ड करके एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हालांकि बात करते हैं कि भाई सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में किस तरीके से अपने को प्राइस एक्शन बनता हुआ देख सकता है, और आज मंथली एक्सपायरी में क्या देखने को मिला उसके बारे में भी अपने को थोड़ा सा डिस्कशन करना बनता है। तो वीडियो 20-25 मिनट की हो सकती है, कल छुट्टी भी है, तो आराम से वीडियो को देखो, पेशेंटली वीडियो को देखो। जब भी देख रहे हो अभी देखो, बाद में देखना, लेकिन पेशेंटली वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि पूरा देखोगे तो फिर एक एक चीज़ आपको समझ में आएंगी, किसी और वीडियो पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बहुत क्रूशियल चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ जो अफेक्ट करेंगी मार्केट्स को आने वाले टाइम में भी। तो काफ़ी नॉलेजेबल कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। प्लस परसों मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है इंट्राडे बेसिस पर, और पोजिशनली आपको क्या आउटलुक रख के चलना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो मेक श्योर वीडियो को आराम से देखो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें। ये काउंट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है भाई, इसे बढ़ाते रहो, क्योंकि ये जब काउंट बढ़ता है ना तो मुझे दिल से खुशी होती है, सच बता रहा हूँ। इससे मुझे एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला, लेकिन जब भी काउंट बढ़ रहा है ना तो दिल से खुशी हो रही है। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे एक ये बूस्ट प्रोवाइड करता है, एक इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि मैं बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। और जो भी पूछा करूँ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दिया करो, जिससे अपने बीच में एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो पाए। सो बिना किसी टाइम वेस्ट से अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बाउंस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो आज मार्केट गिरा के उसके बारे में बात करते हैं कि भाई आज जो सेलिंग प्रेशर था वो क्यों था। अब उसके पीछे दो तीन कारण थे। उसके पीछे सबसे जो मेजर रीजन था भाई था, वो था अपना यूएसडी आईएनआर की वैल्यू। जो अपना रुपी डिप्रिशिएट होता जा रहा है कहीं ना कहीं यूएसडी टर्म्स में, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। आई नो, मुझे पता है कि कॉमन पीपल को नहीं लगता होगा कि भाई डॉलर बढ़ रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, जो बाहर कमा रहा है उनको तो काफी फायदा हो रहा होगा। लेकिन आप ये सोचो कि हमारी कंट्री जो आईएनआर को यूज करती है, हमारी कंट्री डॉलर को यूज नहीं करती है, यूएस डॉलर को, वो जब उन्हें एक्सपोर्ट करती है तो वो इंडियन रुपीज में ही नेगोशिएशन, इंडियन रुपीज में ही ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कितने बड़े अमाउंट पर लॉस डेली बेसिस पर इंडिया को हो रहा है, तो इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं कोलैप्स करने के चांसेस थोड़े से हायर साइड पे हैं जब ये डेप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा। अब कुछ लोग पता है क्या कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई 9500 का मार्क जो है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। डेफिनेटली चार्ट्स इस पर भी काम करते हैं, जो प्राइस है वो इस पर भी काम करता है। तो जो $100 का मार्क है वो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, और $100 से जो रुपी है, मतलब ये जो चार्ट है शार्पली गिरेगा, इसका मतलब रुपी जो है वो स्ट्रांग होगा। लेकिन आप ये समझने की बात करना, ये कोई इंडेक्स का चार्ट नहीं है कि ₹100 को टच करके हम वहां से ट्रैप हो गया। ये ट्रेडिंग थोड़ी चलती है इसमें। मेन चीज क्या है, ट्रेडिंग एक्चुअली चलती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग नहीं चलती, वॉल्यूम्स आ रहे हैं देखो। लेकिन मेन चीज क्या है कि जब ये जो सेटअप है ना 100 के पास, जब ये 100 के पार जाएगा तो वो ब्रेकआउट रेंज होगी। ये चीज आप समझने की कोशिश करो। तो एक बार 100 के ऊपर चला गया तो वो नहीं कि वो 100 के ऊपर फिर गिरेगा, वो 100 के ऊपर और तेजी से चार्ट बढ़ेगा। इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो और फास्ट होगा। अब अगर आप आज का हाई देखो, अगर मैं आपको आज का हाई बताता हूँ तो आज का ये अपना लगा है 95.2 रुपीज़ का। 95.2 रुपीज़ तक जो डॉलर था वो स्ट्रांग हो गया, और इंडियन करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गई। अब इसमें कूल ऑफ देखने को मिला है। तो अगर ये और ज़्यादा कूल ऑफ होता है आज कल के दिन, क्योंकि कल अपनी छुट्टी है तो ये तो चार्ट चलता रहेगा, अगर ये कूल ऑफ होता है तो हो सकता है अपने को एक गैप अप देखने को मिल जाए, छोटा मोटा। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बड़ा गैप अप, अंटिल कोई न्यूज़ ना आ जाए, अंटिल भाई कोई ट्रंप कोई न्यूज़ ना दे दे, तो ये हो सकता है कि छोटा मोटा गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद अपने को बेसिकली रिकवरी देखने को मिल जाए मार्केट्स में। अब इसके देखो दो तीन कारण हैं। पहला रीज़न तो भाई इसका एक ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो अगर ये फॉल करेगा, ये चार्ट गिरेगा, तो रुपये की वैल्यू स्ट्रांग होगी और कहीं ना कहीं एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो हम चार्ट पे शेयर करेंगे, पहले एक साइकोलॉजी देखो। साइकोलॉजी किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने आज लास्ट 15 या 30 मिनट्स में देखा होगा तो एक शार्प बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला है। एक बार मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शार्प बाइंग का मोमेंटम बनता हुआ दिखा। अब ये शार्प बाइंग का मोमेंटम किस लिए बना है वो आपको पता चलेगा भाई परसों, अगर परसों कोई बड़ी रिकवरी आनी है
तो क्या यहाँ पे इनसाइडर लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होने वाला है? क्या बड़े प्लेयर चला रहे हैं? वो तो देखो हमेशा डाउट में बात रहती है, उस पर हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, और वो कहीं ना कहीं पता भी रहता है कि देखो कुछ लोगों को पता रहता है कि क्या न्यूज़ आने वाली है, क्या नहीं आने वाली है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो फिर अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या वो रिवर्सल होगा? डेफिनेटली नॉट। तो आपको सिंपल सा क्या करके चलना है कि भाई बाउंस पे अच्छा खासा सेल करके चलना है। अच्छे खासे हम सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुके हैं। आज मंथली टाइम फ्रेम पे भी एक बहुत तगड़ा प्राइस एक्शन आपको दिखाऊंगा, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि भाई क्या इंपॉर्टेंस है इन एरियाज की, यहाँ से क्यों इन्वेस्टिंग हल्की फुल्की चालू कर देनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पैसा घर बेच के सब कुछ करके झोंक दो इस एरिया पे, लेकिन ये एरियाज इंटरेस्टिंग है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए। हो सकता है अगर हमें थोड़े और नए लोग दिखते हैं तो मैं भी फिर वहाँ से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिंग चालू करूंगा। मेरी बेस इन्वेस्टिंग मैं बता चुका हूँ कि 17-18 हज़ार के लेवल के आसपास रहेगी, जो बल्क इन्वेस्टिंग होती है। अभी फिलहाल मैं बल्क इन्वेस्टिंग से दूर हूँ। 26 हज़ार के आसपास, जब 26,300, उससे पहले ही जो पिछला वाला अपना हाई था, वहाँ पे मैंने अपना पोर्टफोलियो भी एग्जिट कर लिया था, जो मैंने बताया था। अब ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन आज बाजार के वगैरह, एक तो इसका रीजन है यूएस डॉलर आईएनआर की वैल्यू जो थी वो चार्ट पे बढ़ती रही, आईएनआर डेप्रिशिएट होता रहा, लेकिन कई अलग रीजन हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कशन जरूर करना बनता है। आज 12 बजे के आसपास आप देखोगे अच्छा खासा एक बाउंस देखने को मिला, शार्प रिकवरी होपफुली वहां से देखने को मिल सकती थी, जैसे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था। लेकिन अगर आप देखो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने क्या शेयर करा था, टेलीग्राम ग्रुप पे आज मैंने क्लियरली शेयर करा था कि भाई यहाँ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है, बने रहना। और वहां से अगर आप देखोगे शार्प शूटअप आपको प्रीमियम्स में भी देखने को मिला, सुबह के टाइम पे भी, प्लस 12 बजे के आसपास भी देखने को मिला। लेकिन वो बाउंस सेल ऑफ के हुआ एक बहुत बड़ी न्यूज़ मार्केट में फ्लो हुई। क्या न्यूज़ मार्केट में फ्लो हुई इसके बारे में बात करते हैं। ये है एक मॉर्फेस रिसर्च। ये बेसिकली हिंडनबर्ग जो है, आपने याद होगा आपको हिंडनबर्ग के बारे में, तो भाई जो मार्केट्स के पुराने पार्टिसिपेंट हैं उन्हें पता है कि हिंडनबर्ग क्या है। भाई शॉर्ट सेलर जो मार्केट के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ बताते हैं, एक नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं पार्टिकुलर किसी स्टॉक के बारे में या फिर किसी के बारे में भी। इन्हें बेसिकली इनका एम क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाता है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे थोड़ा तो क्या शार्प एक सेल ऑफ देखने को मिलता है, और फिर उस सेल ऑफ में ये शॉर्ट सेलर हैं बड़ा पैसा बनाते हैं उस सेलिंग में, और नीचे के लेवल से बाइंग करके चलते हैं। अब ये इसके जो काम करने वाले हैं, इसके जो वर्कर्स हैं, वो बेसिकली कौन हैं? वो सिंपल से हिंडनबर्ग के फॉर्मर रिसर्च एनालिस्ट हैं, मतलब हिंडनबर्ग के ही पुराने आदमी हैं। क्योंकि हिंडनबर्ग, अगर आपको याद होगा, जब हिंडनबर्ग खत्म हुआ था तो उसने अपने ट्वीट में भी कहा था कि हम खत्म हो रहे हैं, लेकिन हम अपने जैसे कई सारे जो एक रिसर्च बेसिकली पब्लिश करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको बनाएंगे। तो उनमें से ये एक है। और यहाँ पे आज इनका क्या ट्वीट आया? इनका एक ट्वीट आया, इंडिया समथिंग न्यू कमिंग सून। तो इसका मतलब अब ये क्या करना चाह रहे हैं कि मार्केट में सेलिंग सेलिंग देखने को मिल रही है, ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रही है, पैनिक देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहे हैं। ये कोई रिपोर्ट्स पब्लिश हो सकती है या तो कल छुट्टी के दिन या फिर आने वाले वीकेंड पे, किसी पार्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड, किसी पर्सन के रिलेटेड, जिससे स्टॉक मार्केट को बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो। ये चीज़ आपको श्योरिटी रखनी है, और वो नेगेटिव ही अफेक्ट होने वाला है उसका फर्स्ट टाइम। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा संभल कर बैठना। जो भी थोड़ा सा लॉन्ग करके चल रहे हैं मार्केट्स को इन टाइम पे, वो कहीं ना कहीं संभल कर बैठे, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट पब्लिश हो सकती है, मार्केट को पूरी तरह और बुरी तरह गिरा सकती है। तो थोड़ा सा कंडीशंस खराब हैं, उसके आसपास आपको थोड़ा सा देख कर चलना है। ये एक न्यूज़ आई। सबसे बड़ी न्यूज़ भाई, एक और न्यूज़ आई। न्यूज़ लगातार स्लो होती रही, तो मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ जिससे आपको पता रहे। कोटक बैंक में भाई अलग ही फ्रॉड चला। आप पहले आपको दिखेगा कि भाई अलग अलग बैंक्स में फ्रॉड चल रहा था। अभी आईडीएफसी बैंक में कुछ 650 करोड़ का फ्रॉड, आज 160 करोड़ का फ्रॉड अपने कोटक बैंक में देखने को मिला। एचडीएफसी की न्यूज़ चल ही रही है कि 1,60,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए गए हैं अकाउंट होल्डर्स के द्वारा। तो भाई बैंक्स में ओवरऑल नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, और बैंक निफ्टी आज बहुत ज़्यादा गिरी। 3% के आसपास आज बैंक्स जो थे वो डाउन थे, बैंक निफ्टी पार्टिकुलरली डाउन थे, और स्टॉक भी 3% या 3.5% के आसपास डाउन था। तो आई डोंट नो कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे सिंपल सी दिख रही है कि 2026 में नेगेटिविटी और ज़्यादा आ रही है। अब क्या ये पैनिक करने वाली बात है? मेरे हिसाब से नहीं। जो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंटैक्ट है कि भाई अच्छे लेवल्स आ रहे हैं, लोअर लेवल्स आ रहे हैं, तो वहाँ से जब भी बुल मार्केट आएगा रिकवरी देखने को मिलेगी 5 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, तो फिर एक अच्छा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप 26,000 पे खरीदते तो ये स्टॉक आपको बहुत महंगे मिलते, लेकिन इन लेवल्स पर ये अच्छे खासे स्टॉक हैं, क्योंकि स्ट्रांगली टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो जब करेक्शन आता है, जब क्रैश आता है, तो फंडामेंटली स्टॉक्स को ही आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पोर्टफोलियो बनाना, मैं ये नहीं कहूँगा पूरा पोर्टफोलियो बनाना भी चालू कर देना चाहिए,
लेकिन कुछ ईटीएफ वगैरह की फॉर्म में फिर ऐसा कुछ आप थोड़े बहुत बाय कर सकते हैं पार्टिकुलर स्टॉक्स जो बहुत डिस्काउंट पे, जैसे आईटी सेक्टर है काफ़ी बड़ी डिस्काउंट पे है, तो आईटी सेक्टर के मिड कैप से आप थोड़ा सा टारगेट कर सकते हो, तो उन तरीके से आप देख सकते हो। लेकिन वही पूरा पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा एक रिस्की टाइम है, वो आपको टेक्निकल पे भी पता चलेगा। न्यूज़ बहुत आई, ईरान ने जैसे आज यूएस की जो बेसिकली ट्रीटी थी इसको भी विड्रॉ कर लिया, प्लस ईरान ने क्लियर कट कह दिया कि भाई हमारी कोई बात नहीं हुई। अमेरिका की वहाँ से धमकियाँ भी आई कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को नहीं छोड़ेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खोलेगा, तो यहाँ पे एक जो वॉर है वो और एस्केलेट हो सकता है, हम अटैक करेंगे, आज ट्रंप ने कहा है। और ट्रंप ने आज देखो, ट्रंप की जो बातें थी आप उनको देखना, उनकी लेवल को देखो। उसने कहा कि हम अटैक कर भी सकते हैं, और उसने कहा हम अटैक नहीं भी कर सकते। फिर उसने कहा कि एक नेगोशिएशन वाली बात भी चल रही है ईरान से, लेकिन वो नेगोशिएशन हो भी सकती है, प्लस नेगोशिएशन नहीं भी हो सकती। तो पूरा कंफ्यूजिंग स्टेट है मार्केट में, और पूरा कंफ्यूजन है, चाहे क्रिप्टो की बात करो चाहे इंडियन मार्केट की बात करो। तो ट्रेंड तभी क्लियर होगा जब ये वाला मसला छूटेगा, जब ये जो एक इशू चल रहा है ऑयल क्राइसिस वगैरह, ये सब कुछ सुलझेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में तब रिकवरी देखने को मिलेगी, नहीं तो उससे पहले आप सेल ऑन राइज के लिए प्लान करना है। टेक्निकली मार्केट्स में क्या देखने को मिल रहा है, सब कुछ एक एक करके अपन डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं, फिर इंट्राडे बेसिस पर देखेंगे कि क्या आपने को देखने को मिल रहा है। लेकिन न्यूज़ फ्लो जो थे काफी इंपॉर्टेंट थे। एक बार आपको सारा डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट में अप्रिसिएशन जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं कि भाई चार्ट्स पे क्या देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे तो हम एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी पिक्चर दिखाना चाहूंगा, और वो डरावनी पिक्चर आपकी रहेगी। अब मैं इस वीडियो में हिस्ट्री, आपको एक बार हिस्टोरिकल एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हिस्टोरिकली मार्केट्स ने एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है। अगर आप देखोगे हिस्टोरिकल क्या देखने को मिला है, अपने को 4 रेड कंजिक्यूटिव कैंडल्स सिर्फ आज थर्ड टाइम देखने को मिली है। अब ये मैं कब से बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ पिछले 20 साल की, लास्ट 20 साल की बात कर रहा हूँ, 2006 से बात कर रहा हूँ। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे ये एनालिसिस करता हूँ तो आपको एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि भाई 2006 से हमने सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है इससे पहले कि हमने 4 लगातार मंथली टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बनाई हो। फर्स्ट टाइम बेसिकली अपने को कब देखने को मिला, फर्स्ट टाइम अपने को पीछे देखने को मिला, ये था अपना 2023 आई थिंक, मतलब 22 23 के मिड में, 22 का लास्ट 23 का स्टार्टिंग, 1 2 3 4 4 रेड कैंडल देखने को मिली। यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 रेड कैंडल देखने को मिली। तो अपने के पास डेटा बहुत कम है, तो यहाँ से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आएगा, यहाँ से फिर एक सेलिंग आएगी, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो सिंपल सी आपको बात समझ के चलनी है। लेकिन इस कैंडल को अगर आप मार्च की कैंडल को देखते हो तो प्रॉपर नेगेटिविटी, प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम, बहुत बड़ी कैंडल, बहुत डीप रेड कैंडल के साथ हमने क्लोज करा है। तो यहाँ से ये सिंपल सी दिख रही है कि भाई यहाँ से एक बड़ा आपको करेक्शन भी दिख सकता है, मार्केट क्रैश भी दिख सकता है। डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। रियलिटी चेक जरूरी होता है टाइम टू टाइम, जिससे आप बचे रहो। रियलिटी में वो बातें नहीं करता कि भाई मीठी मीठी बात है कि यहाँ से आपका प्रॉफिट बन जाएगा, ये हो जाएगा। मैं रियलिटी चेक देने पे बिलीव करता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको बातें समझनी पड़ेंगी। 22,000 का लेवल देखो तो इंपॉर्टेंट 2 तरीके से है। एक तो राउंड फिगर है, 22,100 का लेवल कहूँगा रेदर, यहाँ से हमने क्रूशियल सपोर्ट लिया और ये मंथली टाइम फ्रेम पर है, तो सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप देखोगे हमने ब्रेकआउट करा, फिर यहाँ से रीटेस्ट करा, और प्रॉपर यहाँ से हमने अपसाइड मोमेंटम दिखाया। अब देखो इसके 2 सिनेरियोज बन सकते हैं। फ्री फॉल होना बहुत मुश्किल है, लिटरली बताऊं। यहाँ से पहले देखो चांसेस क्या है कि 22,000 के लेवल से नया मंथ स्टार्ट होगा, तो वहां से एक शार्प अपने को बाउंस दिखता हुआ मिले, जैसे यहाँ पे बाउंस दिखता हुआ मिला, यहाँ पे बाउंस दिखता हुआ मिला। इस मंथ थोड़ा छोटा बाउंस दिखा, लेकिन मेजरली आपने देखा होगा कि बाउंस हमें हमेशा ही दिखता है जब भी अगर बड़ी सेलिंग आनी होती है मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा बहुत हॉल्ट भी करता है मार्केट, तो पहले एक अपसाइड मोमेंटम देगा अगर मार्केट को और नीचे जाना है। अब ये लेवल्स इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भाई फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने लगाया है 75,070, बहुत लोअर लेवल से, जो प्रॉपर अपना लो है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो अपने को यही क्रूशियल लेवल मिलता है अपना 22,100 के आसपास का। तो अगर मार्केट्स को एक शार्प बाउंस दिखाना है तो भाई ये एरिया बहुत स्ट्रांग है। यहाँ से मार्केट आपको एक शार्प रिकवरी इसलिए भी दिखा सकता है, हो सकता है इसके नीचे थोड़ा सा नीचे आकर फिर एक शार्प बाउंस आए, लेकिन ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है आपको एक कैंडल ग्रीन होते हुए दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंटरेस्टेड क्या यहाँ पे कि एक अच्छी खासी आपको बाउंस देखने को मिल सकता है, बाइंग देखने को मिल सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परसों सी बाइंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये एरिया क्रूशियल है। अगर गैप डाउन खोलते हैं तो वहां से फिर थोड़ा सा रिकवरी ही ट्रैक करना, ऐसा नहीं कि वहां से फिर आप और फर्दर सेलिंग ट्रैक करो। अच्छा, बात करते हैं भाई वापस डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अपने को आज भी नया लो बनता हुआ दिखाई दिया। तो सिंपल से अपने को क्या करके चलना है, अब गेम प्लान पूरा डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले तो अगर यहाँ पे अगर मैं बाउंस की बात कर दूँ कि भाई बाउंस अगर मैं कह रहा हूँ बाउंस आ सकता है तो कहाँ तक आ सकता है, तो आप अपने चार्ट्स पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर लेना और एक बार कमेंट जरूर करके बताना जिसको भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना नहीं आता है। मैं एक एडवांस वीडियो लाऊंगा कि फिबोनाची एडवांस तरीके से किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या अच्छी खासी एक पॉइंट्स होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक बहुत अच्छी लर्निंग वीडियो रहेगी। तो डेफिनेटली पर कमेंट जरूर करना अगर फिबोनाची के ऊपर कोई फ्रेश वीडियो चाहिए। बाउंस कौन से इंपॉर्टेंट है, 23,237, 23,831। अभी फिलहाल के लिए अभी प्राइस के हिसाब से क्या दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, इन दो एरियाज के आसपास अगर हम बाउंस देते हैं प्लस नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप सेल कर सकते हो। अब देखो काफी सारे लोगों को पता नहीं होता कि क्या कह रहे हो आप, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ सेलिंग, बाउंस के ऊपर सेलिंग। देखो बाउंस क्यों आना जरूरी है, जितने भी बड़े यहाँ से जो सेलिंग करके गए, यहाँ से सेलिंग करके गए, यहाँ से सेलिंग करके गए, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलेगा क्योंकि सेलिंग की पोजीशन कटेंगी। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि भाई लास्ट लेग में जिसने भी सेलिंग करी है तो मार्केट उसको ट्रैप जरूर करेगा। नया लो लगाया है मार्केट ने, तो हो सकता है कि मार्केट एक शार्प बाउंस दिखाए जिससे कि जो लास्ट लेग में सेलिंग करके गए यहाँ पे तो उनके एसएल इन एरियाज के आसपास होंगे, तो मार्केट इन एरियाज के आसपास तक का एक बाउंस दिखा के फिर एक शार्प सेलिंग दिखाए। क्योंकि मार्केट सबको इजीली पैसा बनाने नहीं देता, मार्केट बहुत वर्सेटाइल होता है। तो वो हमने हमेशा सुना है कि बहुत मुश्किल से ट्रेडिंग होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। वो डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि जो लास्ट लेग में बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है वो कहीं ना कहीं फंसता है हर बार, चाहे वो बाइंग हो चाहे सेलिंग हो। यहाँ पे इतने बड़े गैप अप के बाद सब बाइंग में फंसे, सेलिंग आ गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे सब सेलिंग में फंसे, ग्रीन कैंडल्स बन गई, बाइंग आ गई। यहाँ पे आप देखोगे सेलिंग में फंसे लोग, ब्रेकडाउन के बाद बाइंग आ गई। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद बाइंग में फंसे, सेलिंग आ गई। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमेशा फेल होते हैं, हमेशा तो नहीं कहूंगा, लेकिन अब मैनिपुलेटिव मार्केट में काफी सारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल हो रहे हैं। तो हमें सिंपल सी स्ट्रेटेजी यह रखनी है कि अगर बाउंस आता है और यहाँ से सेल करते हो तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, रिवॉर्ड बहुत बड़ा रहेगा। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी अपने लिए पोजिशनली देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनली हमें सिंपल सा ये करके चलना है, ठीक है। टिप्स के लेवल मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी कि किन बाउंसेस के आसपास आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये पोजिशनल व्यू है, इंट्राडे में क्या देखने को मिल रहा है वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, मेक श्योर जरूर ज्वाइन कर लो। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में, चैनल के बायो में। प्राइवेट ग्रुप है, मेक श्योर कि सिर्फ और सिर्फ लिंक के ही थ्रू ज्वाइन करो। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मैसेज कर देना, कोई पैसा नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। 5 मिनट लगेंगे आपको, नॉमिनल प्रोसेस है, 5 मिनट लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। कोई पैसा नहीं देना आपको, कोई चार्जेस नहीं है। सारी पर्सनल पोजीशंस, सारी न्यूज़, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, सारे सेटअप, सब कुछ आपको A to Z यहाँ पे पता चलता है। प्लस सुबह सुबह के टाइम पे पिन पॉइंट लेवल्स भी पता चलते हैं कि भाई मोमेंटम, लंबा मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम आ रहा है तो अप साइड मोमेंटम कहाँ तक आएगा, डाउन साइड मोमेंटम कहाँ तक आएगा। तो वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पोल्स वगैरह सब कुछ A to Z आपके सारी न्यूज़ वगैरह सब कुछ शेयर होती हैं। प्लस मेरी पर्सनल पोजीशंस, मेरी पर्सनल ट्रेड्स भी मैं शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर थोड़ा सा सपोर्ट करो। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए ही है, मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता इससे, बिलीव मी, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपके हेल्प के लिए, लाइव मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बात करते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे। तो भाई इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है, क्लियर पिक्चर। सबसे पहले अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो नेगेटिव ट्रेंड है, लोअर राइज लोअर लोस के बारे में चल रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल से अपने को क्या करके चलना है, कोई भी अच्छा खासा बाउंस मिलता है तो अच्छी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। कौन से दो लेवल्स रहेंगे, 23,734, 22,561, इन दो एरियाज के आसपास आने दो मार्केट को। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, तब एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट होगी। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे एक बाउंस आना चाहिए ना, तो एक बड़ा बाउंस आएगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पे जो बाउंस है वो कहीं ना कहीं काम करेंगे। लेकिन इंट्राडे में भी अगर नेगेटिविटी देखने को मिलती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, तो फिर हम उसे मिस नहीं करेंगे। तो इन दो एरियाज के आसपास अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, रेजिस्टेंस फेस होता है, प्राइस दिखाता है कोई नेगेटिविटी, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंट्राडे बेसिस पर एक बेटर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक बाउंस दिखाए, फिर एक शार्प सेलिंग दे, या फिर हो सकता है कि भाई यहीं से सेलिंग दे। तो ये जो लेवल्स हैं, फिबोनाची लेवल्स हैं, ये क्रूशियल लेवल्स हैं। तो इनको अपने चार्ट्स पर जरूर मार्क करके चलना, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ईजी भी होगा ट्रेड करना। बाइंग की बात करते हैं कि भाई बाइंग कहाँ पर आएगी। फिलहाल अपनी अगर मैं बाइंग की बात करता हूँ तो एक सिंपल सा एरिया मेरे लिए खुल जाता है, ये वाला एरिया, ये वाला जोन खुल जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो आपको दिखेगा कि भाई ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से हमने लिक्विडिटी ट्रैप करा। लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, चैनल पर जाकर जरूर देख लेना। अर्न बाय लर्न जो प्लेलिस्ट है, लर्न बाय अर्न,
ऐसा कुछ प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई हुई है, वहाँ पे जाके आपको वीडियो मिल जाएगी। इस एरिया के ऊपर सिर्फ निकलने से काम नहीं चलेगा, अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है बिंदास होकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमने रेजिस्टेंस लिया है। जब इन कॉल राइटर्स की, यहाँ पे जो कॉल राइटर्स प्रेजेंट है उनकी लिक्विडिटी जाएगी, उनके एसएल जाएंगे, तो मार्केट आपको एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है और इसके ऊपर एक अच्छी खासी आपको पॉजिटिवनेस, एक अपसाइड मोमेंटम ऑन द अपसाइड, आपको एक शार्प अपसाइड मोमेंटम ट्रेड होता हुआ मिल सकता है और इंट्राडे बेसिस पर अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। 150-200 पॉइंट के आसपास का भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि विक्स हाई है तो फिर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं बड़े मूव्स भी देखने को मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट आप फैक्टर ये भी मान सकते हो, क्योंकि देखो विक्स बहुत हाई है। अगर मैं विक्स की बात करता हूँ तो विक्स कहाँ पे चल रहा है अभी? विक्स चल रहा है 28 के आसपास, एक्सट्रीमली बुलिश, एक्सट्रीमली हाई। विक्स ने ब्रेकआउट भी करा है, मैंने लास्ट वीक शेयर भी करा था, लेकिन अब यहाँ पे विक्स को थोड़ा सा कूल डाउन होने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं आपको पोजिशनली एक बार विक्स का चार्ट भी दिखा देता हूँ लगे हाथ, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि भाई विक्स ने ब्रेकआउट कर दिया है। विक्स कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो विक्स को एक डिप देना पड़ेगा, अगर और ज़्यादा ऊपर जाना है, और ज़्यादा मार्केट में सेलिंग आनी है और लॉस लगने हैं और मार्केट में फियर का बढ़ाना है, तो विक्स को ऊपर जाने के लिए एक डिप देना पड़ेगा। और अगर विक्स डिप देता है, इसका मतलब मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आएगी, थोड़ी सी पॉजिटिवनेस आएगी। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टराइज कर रहा है कि यहाँ से एक शार्प अपसाइड मोमेंटम भी आपको बनता हुआ दिख सकता है। जब विक्स कूल ऑफ वापस 16 के आसपास आ जाए और फिर एक शार्प बाउंस विक्स दे, तो उसके बाद एक फ्रेश सेलिंग के मूव भी आपके लिए मिल जाएंगे। क्योंकि इस टाइम पे क्या है, देखो विक्स बढ़ी हुई है, तो इस टाइम पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नेग्लिजिबल है एकदम। कैसे? हाई विक्स है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन बाइंग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई है। यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। लोगों को लग रहा होगा कि विक्स हाई है, प्रीमियम हाई है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विक्स लगातार बढ़ रही है, मोमेंटम बड़े बड़े आ रहे हैं। तो आप कितनी रेंज प्ले करोगे निफ्टी में? आप 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 500 पॉइंट, कितनी रेंज प्ले करोगे? नहीं पता आपको कि कब कौन सा मोमेंटम आ जाए, कब क्या न्यूज आ जाए। तो सेलर्स के लिए और भी ज़्यादा रिस्की मार्केट है, तो पैसा बहुत मुश्किल से बन रहा है अभी के मार्केट में। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत दिक्कत वाली बात है, और इसको हमें देखकर चलना पड़ेगा, फैक्टराइज करके चलना पड़ेगा। तो अगर विक्स कूल ऑफ होती है तो फिर नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, और वो होनी भी चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, बाइंग की बात कर ली, सेलिंग की बात कर ली, फ्रेश सेलिंग कहाँ पे आएगी भाई? फ्रेश सेलिंग तो मैंने आपको जो लेवल बताया, अपना जो डे लो है उसके नीचे मोमेंटम मार्क कर लो 22,285। अगर ये टूटता है तो पहला टारगेट अपना 22,100, दूसरा टारगेट 22,000, और उसके नीचे निकले तो फिर और आपको बड़ी सेलिंग मिलेगी। हालांकि पिन पॉइंट लेवल्स में फिर दोबारा बता रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप आपने जरूर ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक्स बहुत बुरी तरह कर रहे हैं, बहुत बड़ा पैनिक बैंक्स में देखने को मिल रहा है। अब देखो सेलिंग तो मार्केट में न्यूज़ के बेसिस पे देखने को मिल ही रही है, लेकिन बैंक्स में एक्स्ट्रा सेलिंग क्यों देखने को मिल रही है, वो उसका एक रीज़न ये इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि बैंक्स में कहीं ना कहीं वो जो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू बढ़ रही है, उसके कारण भी जो रुपये का डेप्रिसिएशन है, उसके वजह से भी मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है अपने को, बैंक निफ्टी में स्पेशली। अच्छा, बैंक निफ्टी को एक बार मैं वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कौन सा एरिया? 49,650 का एरिया, 49,650 700 वाला रेंज मान सकते हो। ये अपना एक अच्छा खासा डिमांड का एरिया, और बैंक निफ्टी को एक बार टच जरूर करना चाहिए अगर कुछ पॉजिटिवनेस दिखानी है, फ्रेश पॉजिटिवनेस दिखानी है। क्योंकि यहाँ से देखो, आप देखोगे तो यहाँ से अपने रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस, सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। अब अगर एक बार इसके आसपास आते हैं, इसके आसपास से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्ट यहाँ से, थोड़ा इसका लिक्विडिटी स्वीप हो, या फिर ऐसा कुछ इसके आसपास पॉजिटिव प्रोजेक्शन बनता है डेली टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्यूम के साथ एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक बाउंस के लिए तो आप ट्रेड कर सकते हो, और आपको 1,000 से 2,000 पॉइंट का एक शार्प बाउंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है अगले 2-3 दिन में। तो बाउंस की पॉसिबिलिटी मेरे को ज़्यादा लग रही है, क्योंकि विक्स जिस हिसाब से बढ़ रही है, यूएसडी आईएनआर जिस हिसाब से बेसिकली बढ़ रहा है, चार्ट आईएनआर की वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं बाउंस की तरफ इंटीमेट कर रहे हैं। तो एक बाउंस तो बनता है। बाउंस बाउंस देखो मैं क्यों चल रहा हूँ, उसका एक रीज़न ये भी है कि दो गिफ्ट निफ्टी आज रिकवर हुआ है। यूएस डॉलर बेसिकली, अगर मैं आपको यूएस के चार्ट दिखाऊँ, डो जोन्स की बात करते हैं। देखो डो जोन्स मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये क्या स्पेलिंग हो गई, डो जोन्स के चार्ट दिखाता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि भाई डो जोन्स में भी रिकवरी आई है अपनी, डो जोन्स के फ्यूचर्स में भी रिकवरी आई है। अगर आप देखोगे शार्प रिकवरी अपनी आई 30 मार्च के बाद, अगर आप देखोगे 4 बजे के बाद शार्प रिकवरी आई, इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए, बहुत अच्छी रिकवरी आई। तो कहीं ना कहीं रिकवरी ग्लोबल मार्केट्स में भी आई है, यूएस मार्केट्स में भी आई है, गिफ्ट निफ्टी में भी आई है, तो वहाँ से पॉजिटिवनेस अपने आप बन जाती है। तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली रिकवर कर सकता है, बैंक निफ्टी की बात नहीं, ओवरऑल मार्केट्स भी रिकवर कर सकते हैं, बाउंस दिखा सकते हैं, नॉट एज रिवर्सल, बाउंस दिखा सकते हैं। अब बाउंस दिखाएंगे तो हमें कितने बाउंस पे सेलिंग करके चलनी है उसके बारे में बात करते हैं। 54,528, 52,826, इन दो एरियाज के आसपास अगर हम कहीं भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं,
डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे हम कहीं भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, बिंदास होकर अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है और एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब देखो एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। मार्केट में लॉ ऑफ एवरेज भी काम करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं, लेकिन मैं बहुत बिलीव करता हूँ और एक काम भी करता है। मार्केट्स में बहुत कम होगा कि आपको 5 के बाद कोई एक और रेड कैंडल देखने को मिल जाए। 1 2 3 4 5 ऑलरेडी रेड कैंडल्स देखने को मिल चुकी हैं, चाहे आप निफ्टी की बात करो चाहे बैंक निफ्टी की बात करो। तो बहुत मुश्किल है कि भाई छठी कैंडल भी रेड कैंडल बने, क्योंकि वो लॉ ऑफ एवरेज वाली बात होती है, प्रोबेबिलिटी वाली बात होती है कि बहुत मुश्किल है कि एक रेड कैंडल बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बन नहीं सकती, अगर आप देखोगे यहाँ पे बन गई रेड कैंडल, लेकिन बहुत मुश्किल से बनती है, ये हिस्टोरिकली बहुत कम देखा जाता है। अब बन गई तो बन गई, लेकिन बहुत मुश्किल है, तो यहाँ से रिकवरी के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। और डोजी टाइप कैंडल के चांसेस और भी ज़्यादा है कि भाई डोजी टाइप कैंडल बने। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखो डोजी के नीचे आप थोड़ा दिमाग लगाकर सोचोगे, बड़े प्लेयर्स के नज़रिए से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट वीक हमने क्या एनालिसिस करा था, कैसे रिकवरी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार डोजी कैंडल बन रही है, डोजी कैंडल बन रही है, कहीं ना कहीं एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा तो एक शार्प अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। चांसेस ये भी हैं कि यहाँ पे जब इसके नीचे सब लोग सेलिंग में बैठ चुके हैं, डोजी का लो कट चुका है आज, क्योंकि कल अपनी छुट्टी है, आज डोजी का लो कट चुका, तो यहाँ पे एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आ जाए और फिर इन बाउंसेस के आसपास भी हम ट्रेड करने लग जाएं। कोई न्यूज़ की वजह से आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक बड़ा बाउंस आ सकता है, वी नेवर नो। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना और ये वीडियो को सेव कर लेना। कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग मजाक समझेंगे कि भाई इतना बड़ा बाउंस कैसे आ सकता है। बिलीव मी आ सकता है, और ऐसे ही ट्रेडिंग चलती है। इसी तरह से मैनिपुलेटिव जो मूव्स हैं वो मार्केट्स में होते रहते हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, लेकिन चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो एक बार मुझे ज़रूर बताना। दो बाउंसेस इंटरेस्टिंग कौन से हैं, 51,658, 51,068। इन दो एरियाज के आसपास अगर कहीं भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है बैंक निफ्टी में, कहीं भी रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखता है, तो फिर एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपने को बनती हुई दिखेगी। बाइंग की बात करता हूँ तो भाई बाइंग तो मेरे को इस एरिया से पहले कहीं भी नहीं दिख रही। 51,100 यहाँ पे अगर मैं लिख भी देता हूँ, 51,100 के ऊपर अपने को अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम के लिए आप जा सकते हो, एक बाउंस के लिए जा सकते हो सकता है कि बैंक निफ्टी का जो गैप है, ये वाला गैप भी आपको कहीं ना कहीं फिल आउट होता हुआ दिखे इंट्राडे बेसिस पर, या फिर एक दो दिन में गैप भी फिल आउट होता हुआ दिखे। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग भी है बाइंग भी है, तो क्या करना है, इस एरिया के ऊपर अगर पॉजिटिवली क्लोज कर देते हैं तो इंट्राडे बेसिस पर बाइंग करेंगे। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेकर एक अच्छी रेड कैंडल, डीप रेड कैंडल बनती हुई दिखती है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे। तो यहाँ पे आपको डिसाइड नहीं करना, बैंक निफ्टी को डिसाइड करने दो, मार्केट को डिसाइड करने दो, जो भी कुछ होगा तो वो प्राइस आपको बता देगा। तो इसके ऊपर आप बाइंग प्लान कर सकते हो। सेलिंग का लिए तो हमने आपको बाउंस के लेवल बताई दी, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग ना लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि लोअर लेवल्स पे सेलिंग करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब मिलेगा। बाउंस आना है तो उसके आसपास बेचेंगे, जो भी कुछ होगा लाइव टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। मेक श्योर की वीडियो को लाइक करा हुआ है, अगर पसंद आई हो वीडियो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे कमेंट में लिख दिया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।